Hello everyone, welcome to बंसल अकेडमी कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की ही डिमांड पे हमने जम्मू कश्मीर JKPSC पब्लिक सर्विस कमीशन के केमिस्ट्री एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सॉल्विंग को लेके एक सीरीज स्टार्ट की थी। आज उसी सीरीज में हम कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फर्स्ट 65 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द 66th क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं, उठा लीजिए अपना कॉपी पेन। रूल्स वही रहेंगे। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन देखना है, सॉल्व कर वीडियो पोस्ट करनी है, सॉल्व करना है, देन आंसर मैच करना है। अगर तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है तो वेरी गुड, अदरवाइज वीडियो सॉल्यूशन में से देख लेना है। और अगर आपका आंसर सही भी आ गया तो भी एक बार मैंने बोला था ट्राई करना कि वीडियो सॉल्यूशन में से हमें चेक करना है अपना आंसर कि मैंने कौन सा अप्रोच यूज किया, आप कौन से अप्रोच से आंसर कर रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज पैरामैग्नेटिक। मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। यू हैव टू टेल कि इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है। अब इसको करने के लिए आई हैव टू ड्रॉ, क्या करना पड़ेगा, मेरे को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बना के देखनी पड़ेंगी इन सब की। लेट अस स्टार्ट विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट इज 1s2 2s2 2p4। अब मैं 1s के लिए नहीं बना रही, सीधा 2p के लिए बनाते हैं, या फिर ऐसे करती हूँ एक में बना देती हूँ, बाकी में फिर अंडरस्टूड होगा कैसे करनी है। लाइक ठीक है, मैं इसको अगली स्लाइड पे ही लेके जाती हूँ। मान लो ये है, दिस इज 1s, दिस इज 1s फॉर सेकेंड ऑक्सीजन। अब आपको पता है इनकी कॉम्बिनेशन से दिस इज सिग्मा स्टार 1s, एक बनेगा सिग्मा 1s। पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिर ऐसे 2s बनेंगे, लाइक दिस इज 2s फॉर फर्स्ट ऑक्सीजन, दूसरे वाला दूसरे ऑक्सीजन के लिए। फिर इनके कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और 2p में यू आर हैविंग 3 ऑर्बिटल्स, तो दिस इज 2p फर्स्ट के लिए, दिस इज 2p सेकेंड के लिए। और इनके कॉम्बिनेशन से आपके पास कुछ इस तरीके का बनेगा 1 2 2 1। दिस इज 2p, दिस इज 2p फॉर सेकेंड ऑक्सीजन, 2s 1s 1s। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, 4 इन 2p, और यहाँ पे भी 1 2 3 4। इनको कैसे नेमिंग देनी होती है, दिस इज सिग्मा 1s, दिस इज सिग्मा स्टार 1s, दिस इज सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, दिस इज पाई 2px, this is pi 2py, this is pi star 2px, this is pi star 2py, and this is sigma star 2pz। 1s में 2 थे, इस 1s में भी 2 थे, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड। 2s में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड। नाउ हियर 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 यहाँ पे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एज यू नो, अब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं मेरे को, एंड व्हाट डज दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी होंगे, वो स्पीशीज क्या होगी, पैरामैग्नेटिक। सो दिस स्पीशीज इज पैरामैग्नेटिक। तो आपको पहला ही ऑप्शन सॉल्व करके आंसर मिल गया कि O2 इज पैरामैग्नेटिक। बट स्टिल आपकी क्लैरिटी के लिए मैं आपको बाकी सारे भी चेक करवा देती हूँ। सिमिलरली इज फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिख रखी है, कार्बन की 2 2s2 2p2। ठीक है, अब इसके लिए भी ये वाला पोर्शन नहीं ड्रॉ करूंगी, मैंने बोला था मैं एक में करके दिखा देती हूँ, बार बार सब में नहीं करूंगी, दूसरे वाला ड्रॉ करूंगी। लेट अस ड्रॉ दिस साइड, ये रहा कार्बन 1 2 3, और ये रहा ऑक्सीजन। जब आपके पास ऐसे हेट्रोन्यूक्लियर हो, जैसे ये तो होमोन्यूक्लियर था ना, दोनों ऑक्सीजन ही एटम्स थे, दिस इज हेट्रोन्यूक्लियर, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, तो द एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसके लिए थोड़ा नीचे को डायग्राम बनती है। और इसके लिए पैटर्न क्या है, क्योंकि अब इसमें 16 इलेक्ट्रॉन से कम वाली स्पीशीज है, तो 2 1
2 1 का पैटर्न हम फॉलो करेंगे इसकी डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 1। नाउ कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2p में? ओनली 2। ऑक्सीजन में 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। तो टोटल वी आर हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6। दैट्स वाई, क्योंकि टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं बच रहा, तो इट इज डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट हाइड्रोजन के लिए ड्रॉ करते हैं, फिर फ्लोरीन के लिए। हाइड्रोजन के लिए सिंपल 1s1, तो एक ही ऑर्बिटल ड्रॉ होगा, 1s यहाँ पे 1s यहाँ पे। इसका एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन जाएगा, एक एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन टोटल 2 हो गए एंड दीज आर पेयर्ड, तो हाइड्रोजन भी क्या आ गया? डायामैग्नेटिक। लास्ट बचा फ्लोरीन। फ्लोरीन के केस में यू आर हैविंग 1s2 2s2 2p5, 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं पी में। अब मैं ऑक्सीजन में मॉडिफाई कर देती हूँ, 4 तो ये थे, 5th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और देख लोगे फॉर फ्लोरीन इट विल बिकम पेयर्ड, तो ये भी क्या आ जाएगा? डायामैग्नेटिक। तो यहां से मेरे को पता लगा ओनली ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक, बाकी सारे के सारे क्या आ रहे थे? डायामैग्नेटिक। क्लियर? तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव मेटल कार्बन बॉन्ड? इनमें से किसके पास मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं है? तो फर्स्ट इज द एग्जांपल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr। तो मेरे को दिख रहा है बॉन्ड मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में ही होता है, तो मेटल कार्बन बॉन्ड इज प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज CrCO6। इसके कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम, 4 कार्बोनिल लिगेंड्स आर ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशंस और 4 कार्बोनिल्स अप एंड डाउन एट एक्सियल पोजीशन। तो मेरे को क्लियरली दिख रहा है क्रोमियम और कार्बोनिल के सी के बीच में बॉन्ड आ रहा है ना, तो कार्बन और मेटल का बॉन्ड है, तो इसमें भी है। देन इज FeCH C5H5 ट्वाइस। तो ये कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, फेरोसिन है ना, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है C5H5 ट्वाइस, दिस टाइप। यहाँ पे आयरन और कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या आपको दिखाई दे रहा है? बताओ। चलो इसको देखने से पहले मैं इसको देख लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगी। नेक्स्ट इज Mn2CO10। यहाँ पे मैंगनीज मैंगनीज मेटल और मेटल का होगा, 5 कार्बोनिल विल बी हियर, CO 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 CO, और यहाँ पे CO 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 CO। तो मैंगनीज मेटल और कार्बन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड है, तो ये है। तो इस केस में आपके पास मेटल और कार्बन का बॉन्ड नहीं है। एक्चुअल में ये जो C5H5 है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है ना, जिसकी हैप्टिसिटी होती है 5। यहां से 5 हैप्टिसिटी है, तो मेटल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस पाई बॉन्ड से अटैच्ड होता है। पूरी रिंग में ये पाई बॉन्डेडली अटैच्ड है, मेटल और कार्बन का डायरेक्टली बॉन्ड नहीं होगा, ये पाई बॉन्डेड अटैच। अब ये भी नहीं बोल सकते कि मेटल और कार्बन का बॉन्ड ही नहीं है, पर बाकी तीनों केसेस में मेटल और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड आ रहा था, बट इस केस फेरोसिन में पाई बॉन्डेड से अटैच्ड है, पाई बॉन्डेड है, दैट्स व्हाई हम बोलेंगे इसमें मेटल कार्बन का बॉन्ड नहीं है, तो ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, द जीसस सॉल्ट इज, जीसस सॉल्ट एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला आपको लर्न ही करना होता है कि क्या होती है जीसस सॉल्ट। तो जीसस सॉल्ट का फॉर्मूला होता है ये, प्लेटिनम 3 आपके पास क्लोरीन लिगेंड्स होते हैं, और एक आपके पास एथिन, इथीन एज अ लिगेंड वर्क करता है, तो C2H4। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डायबोरेन डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन से वाला डायबोरेन एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप देखोगे सारे कुछ डायबोरेन्स हैं, वैसे डायबोरेन का एक्चुअल फॉर्मूला होता है B2H6, ठीक है। इस वाले में 4 हाइड्रोजन है और 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 मिथाइल ग्रुप लगाए गए हैं। इस वाले में 3 हाइड्रोजन है और 3 को रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप लगाए गए हैं। इस वाले में 2 हाइड्रोजन है, 4 को रिप्लेस करके 4 मिथाइल ग्रुप लगाए हुए हैं। इस वाले में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है और 5 को रिप्लेस करके 5 मिथाइल ग्रुप्स लगाए गए हैं। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये जो मिथाइल ग्रुप्स है वे बल्कि होते हैं क्योंकि इसमें 5 मिथाइल ग्रुप्स है, तो बोरोन इज नॉट कैपेबल टू हैंडल दिस 5 बल्कि मिथाइल ग्रुप्स, दैट्स व्हाई जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स है दैट इज 5 ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी के सारे एग्जिस्ट कर जाएंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, यू हैव टू चेक इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है। लेट अस अप्लाई वीवीटी, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑन दिस। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से निकालेंगे इसका आंसर। सबसे पहले तो ये है FeCN6 4 नेगेटिव हेक्सासाइनोफेरेट। इस केस में आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आयरन +2 क्या होता है 3d6, आयरन 26 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो कॉन्फ़िगरेशन इज 3d6 and 4s2, आर्गन 18 इज आल्सो हियर। पर जब आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो यू विल गेट 3d6। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, यू नो वेरी वेल, आयरन के ऊपर x, साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज, तो x प्लस -1 इंटू 6 -6 इज इक्वल्स टू -4, तो x कितना आ गया -4 + 6 दैट इज 2। इसी तरीके से सब में निकाल लेंगे, ठीक है। तो 3d6 बना कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, देन आगे होगा 4s देन 4p। अब क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग करवा देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड अप, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड अप। एज अ रिजल्ट आपके पास कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर देखने को आएगी और इट विल एक्वायर D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर में देखो क्योंकि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो इट इज अ डायामैग्नेटिक स्पीशीज, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं निकल टेट्राकार्बोनिल पे। निकल का एटॉमिक नंबर इज 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 18 3d8 4s2। अब निकल यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है क्योंकि कार्बोनिल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, इट इज अ न्यूट्रल लिगेंड। तो स्टार्टिंग में निकल कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये यहाँ पे ड्रॉ करते हैं 3d8 1 2 3 4 5 6 7 and 8 4s2। अब एक्साइटेड स्टेट में भी निकल के ऊपर कोई चार्ज तो है नहीं तो न्यूट्रल ही रहेगा, पर क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो पेयरिंग करवा देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, तो एज अ रिजल्ट यू विल गेट 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाला पेयर फिर इस खाली जगह पे शिफ्ट। नो डाउट हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3, हाइब्रिडाइजेशन आपके पास sp3 ही आएगी, पर क्योंकि कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट इज निकल CN4 2 नेगेटिव, तो निकल का तो मैंने ऑलरेडी बना लिया। निकल CN4 2 नेगेटिव में निकल एग्जिस्ट करेगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दैट इज 3d8 4s0। तो 3d8 के केस में कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप से होगी 6 7 और 8। अब साइनाइड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो यहाँ पे पेयरिंग करवा देगा ना, तो अगर वो पेयरिंग करेगा तो यू विल गेट 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइब्रिडाइजेशन विल बी DsP2, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन रहा है एंड अगेन इट इज डायमैग्नेटिक। तो ऑप्शन यही बची है तो ऑब्वियसली यही होगा, टिक भी कर देते हैं, डी ऑप्शन इज करेक्ट, चेक भी कर लेते हैं। कोबाल्ट है, कोबाल्ट की एटॉमिक नंबर 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d7 4s2। अब कोबाल्ट यहाँ पे +3 स्टेट में है
तो इट विल बी 3d6 4s0। तो कुछ इस तरीके से होगा 1 2 3 4 5 6 3d। अब फ्लोरीन एक वीक फील्ड लिगेंड है तो वो उसकी पेयरिंग नहीं करवाएगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमते रहेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के लिए नेक्स्ट 4s 4p 4d यूज होंगे। इट इज अ आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स sp3d2 बनेगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। और एज इट इज हैविंग 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स दैट्स व्हाई इट इज पैरामैग्नेटिक। इसलिए ऑप्शन आ गया आपका डी। नेक्स्ट, द स्पीशीज विच हैज पिरामिडल शेप इज, इनमें से किसकी शेप पिरामिडल है? पिरामिडल शेप कौन सी होती है? बेसिकली जब आपके पास 3 बॉन्ड पेयर हो प्लस 1 लोन पेयर हो, उस केस में जो आपकी ज्योमेट्री होती है वो तो टेट्राहेड्रल रहती है, पर जो शेप होती है दैट इज पिरामिडल। तो चेक करनी है किसके पास है। PCl3, अगर आप PCl3 ड्रॉ करोगे तो इसकी शेप कुछ इस तरीके की है। 1 लोन पेयर फॉस्फोरस के पास और 3 क्लोरीन एटम्स। तो ये कैसा आ गया? यस, दिस इज पिरामिडल। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन से मेरे को आंसर मिल गया कि दिस इज पिरामिडल। बाकी भी चेक कर लेते हैं। SO3 2 नेगेटिव, SO3 है, SO3 2 नेगेटिव नहीं है क्वेश्चन में। SO3 की शेप कुछ इस तरीके से होती है, दिस वन। ठीक है, CO4 2 नेगेटिव, C डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, O नेगेटिव, O नेगेटिव कुछ इस टाइप की, और कार्बन डाइऑक्साइड की ये शेप होती है। दिस इज लीनियर शेप। ये कौन सी है? 4 बॉन्ड पेयर टेट्राहेड्रल शेप। यहाँ पे ट्रायंगल पेनर है और यहाँ पे क्या है? ज्योमेट्री नो डाउट टेट्राहेड्रल है बट शेप इज पिरामिडल। ठीक है, अगर आपको डिटेल में बना के देखना है मैं वो भी बता देती हूँ। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस क्या होता है? एटॉमिक नंबर 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5। हर एक क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स विल लेफ्ट एज अ लोन पेयर। तो इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट, द रिलेटिव ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। आपके पास sp गिवन है, sp2 गिवन है, sp3 गिवन है, p। अब मेरे को पता है जो s ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, स्फेरॉइडल शेप होती है उनकी। और जो p ऑर्बिटल्स होते हैं वो डम्बल शेप के होते हैं, डिफ्यूज्ड सी शेप होती है। अब ये पता है जब दो स्फीयर्स s ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैपिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जब दो p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। एसएस ओवरलैपिंग लार्ज होती है एज कंपेयर टू p ओवरलैपिंग। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब इसमें तो sp sp3 sp ऐसा कुछ दे रखा है, यहाँ पे हम निकालेंगे परसेंटेज एस करेक्टर। एस और पी आपके पास 2 ऑर्बिटल्स हैं तो 100 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर 50% आ रहा है। यहाँ पे 2 p ऑर्बिटल्स है, एक s ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे परसेंटेज एस करेक्टर कितना आ रहा है? ओनली 33.3%। यहाँ पे टोटल 4 ऑर्बिटल्स हो गए तो 100 डिवाइड बाय 4 इज 25%। तो मोर द, जहां पे जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा वहां पे एस की ओवरलैपिंग भी ज्यादा होगी। दैट्स वाई सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग sp में है, देन sp2 में, देन sp3 में। अब p की उसकी शेप की वजह से बहुत कम ओवरलैपिंग होती है तो p विल बी लास्ट। तो आंसर विल बी sp sp2 sp3 p, दैट इज ए ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल? अगर आप चारों देखोगे पिछले ही क्वेश्चन में हमने किया PCl3 PBr 3 PI 3 PF3, इसकी इस टाइप की शेप है पिरामिडल। मैं यहाँ पे x लगा देती हूँ, वेर x रिप्रेजेंट्स हैलोजन एटम्स। अब इनके बीच का एंगल दैट इज बॉन्ड एंगल। तो ये बॉन्ड एंगल अगर आप देखोगे सेंट्रल एटम तो सब में सेम है फॉस्फोरस, तो सराउंडिंग एटम के 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, कि साथ वाले एटम का साइज जितना बड़ा होगा उतना वो ज्यादा रिपेल करेंगे और उतना ही बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। सेकेंडली, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, कि साइड वाले एटम की जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उतना बॉन्ड एंगल कम होगा। साइज की बात करूं
तो साइज का ऑर्डर है आयोडीन का सबसे बड़ा, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन फ्लोरीन। और अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो उसका ऑर्डर है फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। दोनों ही फैक्टर से साइज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो Pi3 का बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा होना चाहिए, Pf3 का सबसे छोटा होना चाहिए। सिमिलरली क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होना चाहिए, तो स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल किसका आ गया, Pf3 का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सीसा स्ट्रक्चर। अब सीसा स्ट्रक्चर क्या होती है, जब आपके पास ज्योमेट्री हो गई, जब आपके पास हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d, दैट इज ज्योमेट्री आपके पास होगी TBP, ट्रायंगल बाय पिरामिडल। तो कुछ इस टाइप की होती है TBP ज्योमेट्री, 1 2 3, ये 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड, 2 एक्सियल बॉन्ड। और इस ट्रायंगल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री में सीसो कब कहलाता है, ये सीसो तब होता है व्हेन यू आर हैविंग 4 बॉन्ड पेयर्स प्लस 1 लोन पेयर, यानी कि यहाँ पे आपका लोन पेयर पड़ा होगा, बाकी सारे बॉन्ड पेयर हैं, उस केस में ज्योमेट्री विल बी व्हाट, सीसो, सीसो शेप बनेगी। निकल टेट्रा कार्बोनिल, अगर मैं निकल टेट्रा कार्बोनिल को देखूं NiCO4, इसका चेक करोगे तो अभी अभी हमने किया, इसकी तो टेट्राहेड्रल शेप आ रही थी, पिछले ही क्वेश्चंस में किया, तो ये तो सीसो नहीं है। अब इसके बाद है SF4, तो सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 फ्लोरीन ले गए तो 4 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, यस दिस इज सीसो शेप, ये बनाते हैं सीसो शेप, तो आपको आपका आंसर मिल गया। कौन आ गया, SF4। XCO4 को भी देख लेते हैं, XCO4 की आपके पास शेप होती है इस तरीके की, दैट इज टेट्राहेड्रल। और SO4 2 नेगेटिव की बात करोगे, सल्फेट की बात करेंगे तो सल्फेट की भी शेप आपके पास टेट्राहेड्रल होती है, कुछ इस तरीके की। क्लियर, तो आंसर इज SF4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज अ टी शेप्ड स्ट्रक्चर, फिर से टी शेप्ड आ गया। टी शेप भी अभी अभी हमने बोला जब ज्योमेट्री क्या हो गई, ट्रायंगल बाय पिरामिडल। अब सीसो में क्या था, 1 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, TBP में क्या है, 1 से हो जाएगा 2 लोन पेयर होंगे, 3 बॉन्ड पेयर होंगे, कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री होगी लाइक आपने ड्रॉ की थी, यहाँ पे भी एक लोन पेयर, यहाँ पे भी एक लोन पेयर, और ये 3 बॉन्ड पेयर, ऐसे टी शेप बना के चलेंगे, उस टाइम आप बोलोगे टी शेप। तो चेक करते हैं, अगर मैं BF3 की बात करूं तो BF3 तो डायरेक्टली ये होता है, दिस इज व्हाट प्लेनर शेप। फिर अगर आप अमोनिया ड्रॉ करोगे तो अमोनिया की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, व्हाट इज दिस, पिरामिडल शेप। फिर अगर आप PF3 ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ करोगे, PF3, ये भी इसी फैमिली का मेंबर है, तो शेप कुछ इस तरीके की होती है, विच इज अगेन पिरामिडल शेप। तो बचा ClF3, तो आंसर उस अकॉर्डिंग यही आना चाहिए, बट चेक भी कर लेते हैं। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, हर एक फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर्स, यस। तो इसकी शेप क्या बचती है आपके पास, दिस वन, टी शेप। तो आंसर आ गया डी ऑप्शन, कौन सा, दिस वन। नेक्स्ट, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ Fe इन दिस, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, वैसे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, DsP2 का मतलब 4 लिगेंड्स होंगे, sp3d2 का मतलब 6 लिगेंड्स, sp3d मतलब 5 लिगेंड्स, D2sp2 और sp मतलब 4 लिगेंड्स, तो मेरे को दिख रहा है 5 मेरे पास वाटर लिगेंड्स है, एक NO नाइट्रोसिल लिगेंड है, तो टोटल 6 लिगेंड्स आर देयर। और अगर टोटल 6 लिगेंड्स है तो एक ही ऑप्शन बनता है sp3d2, तो बी ऑप्शन। अगर तो D2sp3 हो तो ऑप्शन में तो ठीक है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती थी, मेरे को सॉल्व करके देखना पड़ता, पर ये डायरेक्टली ही पता लग गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज अ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड,
कौन से मॉलिक्यूल में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है? C2H6, दिस इज इथेन। इथेन की तो स्ट्रक्चर पता ही है, सिंपल इस तरीके की होती है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, तो ये तो नहीं हो सकता। देन B2H6, यस। बोरोन के वैलेंस शेल में यू आर हैविंग ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कुछ इस तरीके से अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए बॉन्ड बनाता है। ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ भी बनाएगा। सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ भी करेगा और इसके साथ भी करेगा। तो यहाँ पे दिस पर्टिकुलर 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के अंदर, पर सेंटर कितने इन्वॉल्व है? 1 2 और 3। तो इट इज मेकिंग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देन अगर आप क्वेश्चन डाउट ये है कि Al2Cl6 भी हो सकता है, यस। Al2Cl6 भी 3 सेंटर्ड ही है। यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोरीन, ये क्लोरीन, सिमिलरली ये क्लोरीन। AlCl3 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, पर ये 3 सेंटर्ड जरूर है, पर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्लोरीन इज हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, तो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे डोनेट कर देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो ये 3 सेंटर्ड जरूर है, पर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये नहीं आ सकता। और Si2H6 की तो नॉर्मल C2H6 की तरह स्ट्रक्चर होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन। नेक्स्ट, which of the following exhibit intramolecular hydrogen bonding? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग वहां पे एग्जिस्ट करेगी। वैसे तो देखो H बॉन्डिंग की कंडीशंस होती हैं कि एटम मस्ट बी स्मॉल साइज्ड, एक तो स्मॉल साइज का होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी इलेक्ट्रोनेगेटिव, और उसमें भी इंटर और इंट्रा दो होती हैं। इंट्रा के लिए जो रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है दैट मस्ट बी स्टेबल, तो चेक करेंगे। अमोनिया NH3, अब इसमें तो क्या ही इंट्रा करवानी है। वाटर H2O, इसमें भी क्या इंट्रा करवानी है। बचा ऑर्थो नाइट्रो और पैरानाइट्रोफिनोल। दिस इज ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, OH ऑर्थो पोजीशन पे लगा देते हैं नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। और पैरानाइट्रोफिनोल ये रहा। अब नाउ यहां पे पॉसिबिलिटीज है इन दोनों केसेस में। सी, वी आर हैविंग हाइड्रोजन अटैच्ड विद सम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और साथ में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है विच कैन मेक H बॉन्डिंग। तो ऐसे तो आप यहाँ पे भी बोल सकते थे कि मैम यहाँ पे भी बना सकता है, पर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि 5 या 6 मेंबर रिंग बननी चाहिए, दैट मस्ट बी स्टेबल। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे 1 2 3 4 5 6, एक 6 मेंबर रिंग बन रही है, दैट इज स्टेबल। पर अगर इसको काउंट करना जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती, तो ये कोई इसमें इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग नहीं होगी, इसमें इंटर ही होगी। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर? इनमें से सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी किया था बॉन्ड लेंथ वाला, सेम वही कॉन्सेप्ट है। यू आर हैविंग ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव। वैसे तो इसको MOT की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं, पर मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी हम इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। क्या कैलकुलेट करते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन में 16। O2 नेगेटिव में कितने होंगे? 17। 2 नेगेटिव में 18। O2 पॉजिटिव में कितने होंगे? 16 माइनस 1 15। फिर हमने किया था जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर 3, जिसमें 15 होते हैं 2.5, 16 वाले का 2, 17 वाले का 1.5, 18 वाले का 1। तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, ऑक्सीजन 16 है, तो इसमें कितने बॉन्ड होंगे? 2। O2 नेगेटिव वाले में 17 है, तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, 18 वाले में 1 बॉन्ड ऑर्डर, और 15 वाले में 2.5। तो हम देख रहे हैं 2.5 इस वाले का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा आ रहा है, तो आंसर इज O2 पॉजिटिव। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर? इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर है एलिमेंट की फॉर्म में? टिन। तो टिन एक सेमीकंडक्टर है, पर वैसे अगर मैं बताऊं टिन क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर तो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, पर टिन की हमारे पास एक फॉर्म एग्जिस्ट करती है, दैट इज ग्रे टिन। ये जो ग्रे टिन है ये सेमीकंडक्टर होता है।
तो हम बाकी ऑप्शंस देखेंगे, अगर तो बाकी सारे ऑप्शंस में सेमीकंडक्टर ना हुए तो हम टिक कर देंगे, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट इज जर्मेनियम। यस, जर्मेनियम आपके पास प्योरली सेमीकंडक्टर है, तो ऑप्शन बी सही आंसर आएगा, ना कि ए, क्योंकि ए एट रूम टेम्परेचर कंडक्टर बिहेव करता है, सिर्फ ग्रेट इनवॉल्यूफॉर्म सेमीकंडक्टर होती है। तो हमारे पास बेटर ऑप्शन पड़ा था, तो वो टिक कर दिया। ग्रेफाइट, नो इट इज तो कंडक्टर है, कॉपर भी कंडक्टर है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के यूनिट्स निकालने हैं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट लो क्या होता है, रेट के ए की पावर 0, यही होता है। रेट के यूनिट मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स इज इक्वल्स टू के, और किसी की पावर 0 इज 1, तो के की यूनिट क्या आ गई, मोल, लीटर इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज अ रेट एक्सप्रेशन। ये रेट एक्सप्रेशन दे रखा है, तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है, 3/2, प्लस ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी कितना है, -1, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया, 3/2 -1, दैट इज 1/2, तो ऑप्शन बी। देन अ रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड इन अ फाइनाइट टाइम, इट्स ऑर्डर इज। ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाती है, दैट इज ओनली जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही फाइनाइट टाइम में कंप्लीट होती है, बाकी के लिए टी इन्फिनिटी डजंट एग्जिस्ट, वो सही नहीं आता, तो इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज अ सेकेंडरी सेल, आपको चूज करना है इनमें से कौन सा सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल। मर्क्यूरी सेल, नो इट इज अ प्राइमरी सेल। निकल सेल, यस, निकल कैडमियम सेल इज अ सेकेंडरी सेल होता है। ड्राई सेल, नो इट इज ऑल्सो प्राइमरी सेल। फ्यूल सेल तो लग हो गया। बाय द वे, वैसे मैं आपको सेकेंडरी सेल्स के बारे में बता दूं, सेकेंडरी सेल्स वो होते हैं जो चार्जेबल होते हैं, ठीक है, मतलब इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लॉन्ग टर्म यूज के लिए आप यूज कर सकते हैं, इस टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज है, तो इसमें आ जाएगा निकल सेल। नेक्स्ट इज, इफ एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर T, free energy and enthalpy change are delta G and delta H respectively, then entropy change delta S becomes, तो हमारे पास एक रिलेशन होता है delta G is equals to delta H minus T delta S। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, T delta S कितना आ जाएगा, delta H minus delta G, वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा S, तो डेल्टा S कितना आ जाएगा, delta H minus delta G डिवाइड बाय T, दैट इज बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इज एंजाइम, देख के पता लग रहा है, एंजाइम की डेफिनेशन ही पढ़ते हैं ना, दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। नाइट्रोजन बेस तो डीएनए आरएनए में काम आता है, अमीनो एसिड्स भी नहीं, कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं, तो ऑप्शन बी सीधा सीधा आंसर था। नेक्स्ट, a substance with initial concentration of A mole per decimeter cube react according to zero order kinetics, the time it take for the completion of the reaction। कहता कंप्लीट रिएक्शन होने के लिए कितना टाइम लेगा, वो बोल रहा है जो इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, तो फाइनल कंसंट्रेशन, तो एटी क्या होता है, रिएक्शन कंसंट्रेशन लेफ्ट आफ्टर सम टाइम टी, पर वो बोल रहे हैं ना कंप्लीशन, रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो इट मीन्स कुछ भी नहीं बचा, तो एटी विल बी 0, सारा का सारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंप्लीट हो गया। तो अब लगाते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, क्या होता है, ए नॉट माइनस ए टी इज इक्वल्स टू के टी। ए कितना है, ए टी की वैल्यू 0, के टी फॉर कंप्लीशन, तो यहां से ए इज इक्वल्स टू के टी कंप्लीशन, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, ए अपॉन के। जब कंप्लीट रिएक्शन होगी, जीरो ऑर्डर की कंप्लीट होती है, तो उसके लिए लाइक कैसे निकाल सकते हैं टाइम, इट विल बी ए बाय के, क्या कर लिया, ए बाय के इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। देन द रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ अ रिजिड रोटेटर आर गिवन बाय दिस, द रोटेशनल कांस्टेंट। सबसे इजी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, ये देखो क्या करते होते थे, ये एनर्जी लेवल दे रखा है, तो हम इस वाले को एज अ कांस्टेंट लेट कर लेते थे बी, वेर बी को हम बोलते थे रोटेशनल कांस्टेंट, और आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या बन जाता था, ई जे इज इक्वल्स टू बी जे जे प्लस 1। तो बी की वैल्यू यहां से कंपेयर करेंगे, कितनी आ जाएगी, सिंपल कंपैरिजन करके एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई, दिस इज गिवन ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
अ कैटलिस्ट इन फाइनली डिवाइडेड स्टेट इज मोर एफिशिएंट। कैटलिस्ट कहता जब उसकी फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होता है बहुत ज्यादा एफिशिएंट होता है, बिकॉज इन दिस स्टेट, क्यों? क्योंकि इट हैज लार्जर एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल नहीं, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी। इट कैन रिएक्ट विद वन ऑफ द रिएक्टेंट्स मोर एफिशिएंटली, नहीं, ये सही है कि वो रिएक्टेंट से ज्यादा एफिशिएंटली अच्छे से ट्रीट कर सकता है, पर वन ऑफ द सिर्फ एक ही रिएक्टेंट है नहीं, वो सारे ही रिएक्टेंट से ज्यादा एफिशिएंटली रिएक्ट कर पाएगा। इट हैज लार्जर सरफेस एरिया, यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इट हैज लार्जर सरफेस एरिया, दैट्स व्हाई वो ज्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाता है, और लार्जर सरफेस एरिया के कारण ही वो सारे के सारे रिएक्टेंट के साथ इफेक्टिवली एफिशिएंटली रिएक्ट कर पाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, फॉर अ सिंगल स्टेप रिएक्शन 2A plus B changes into product the molecularities। ये रिएक्शन सिंगल स्टेप है, दैट इज एलिमेंट्री रिएक्शन। और मैंने सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए बताया था, जो सिंगल स्टेप एक ही स्टेप में हो जाती है उनके लिए मॉलिक्युलरिटी सिंपल मॉलिक्यूल्स को आप ऐड ऑन करके निकाल देते हो। तो वी आर हैविंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए और 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी, तो मॉलिक्युलरिटी सिंपली 3 आ जाएगी और कुछ नहीं। तो आंसर डी। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन ही। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आई होंगे। इफ एनी डाउट इज देयर और आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं अकेडमी के बारे में, अपने कोर्स के बारे में, तो आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।